Hello, future psychologists. Welcome to Dipainism. I'm Dr. Dipen Shah, and I'm back with yet another topic on psychology, जो HSC बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा. एंड अब तक हम लोग 5 chapters 12th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी के कंप्लीट कर चुके हैं. The sixth chapter is about psychological disorders. Also, I want to convey a very important good news to all of you कि Dipainism का अभी एक ऐप भी लॉन्च हो चुका है. सो गूगल प्ले स्टोर पे यू कैन डाउनलोड द Dipainism ऐप. यस, पता है Dipainism और Dipainism के फंडे. सो Dipainism ऐप पे आपको नीट रिलेटेड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे एंड ऑल्सो साइकोलॉजी के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट है उसका भी डिस्कशन इस ऐप पे आपको मिलेगा. सो यस, डू डाउनलोड Dipainism ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. सो लेट्स बिगिन विथ psychological disorders. Now psychological disorders में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले. We are first going to introduce what is psychological disorders. Psychological disorders का nature क्या होता है, क्या criteria है जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसको psychological disorder बोल सकते हैं और इसको नहीं बोल सकते. We are going to discuss about mental wellness and इतना पार्ट कवर करके पार्ट 2 में we are going to discuss about mental disorders, its classification, major psychological disorders like anxiety, depressive, bipolar, trauma and stress related, substance related and addictive disorders, and very important schizophrenia. And कैसे हम लोग psychological disorders को identify and treat करें. Since it's a very lengthy chapter, I had to divide into 2 parts. So first let us introduce what is psychological disorders. Now 11th में एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी के चैप्टर में हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बातें करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मलिटी. तो कुछ नॉर्मल होता है और कुछ एबनॉर्मल होता है, व्हिच इज completely different from the normal behavioral pattern of a person. Now we have learned in that particular chapter the major criteria that we discussed were deviance, personal distress and impaired functioning. और ये terminologies इस chapter में ही बार-बार repeat होंगे. So पहले इनको मैं clarify कर दूं. Deviance मतलब किसी तरह का deviant behavior. Now normally जो balanced individual होगा वो अपना life एक सही तरह से जिएगा. It is the person is principally behaving the right ways. सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से वो चीजें करता है, उसमें मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं. बट डिविएंट बिहेवियर मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो. सो किसी तरह की क्रिमिनल टेंडेंसीज, चोरी करना, खून करना, दिस आर ऑल डिविएंट बिहेवियर. सो दैट इज कॉल्ड एज डिविएंस फ्रॉम द नॉर्मल पाथ. देन व्हाट इज पर्सनल डिस्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस वर्ड से पता चल जाता है कि ये कुछ साइकोलॉजिकल थिंग है. सो एक होता है फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट यूस्ट्रेस. यूस्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस. यूस्ट्रेस मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, जैसे बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है या लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं. बट दैट इज यूस्ट्रेस क्योंकि वो हम लोगों में अलर्टनेस बढ़ाता है. व्हेन अ पर्टिकुलर स्ट्रेस बिकम्स पेन फॉर अस, मतलब उसकी वजह से बहुत सारा हम लोग को दिक्कत होता है, देन दैट साइकोलॉजिकल पेन is called as a distress. So eustress is good, but distress is not good. So what is distress? Distress is psychological pain. Impaired functioning. Normally अगर distress इतना बढ़ जाता है कि पर्सन के रूटीन लाइफ में जो एक्टिविटीज करता है उससे इंटरफियर करने लगे, वो अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज वर्क ना कर पाए, देन इट इज कॉल्ड एज इम्पेयर्ड फंक्शनिंग. तो काफी बार हम लोग में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम लोग एग्जाम के लिए कुछ तैयारी ही नहीं कर पाते. And that is because we are not able to manage our distress and it is causing impaired functioning. So मैंने आपको तीनों टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में. What is deviance, नॉर्मल पाथ से हटके कुछ करना, पर्सनल डिस्ट्रेस दैट इज साइकोलॉजिकल पेन, एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग डेली एक्टिविटीज जो रूटीनली हम लोग करते उसको ना अच्छे से कर पाना. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स से एक्टिविटी दिया कि हेमंत वेयर्स द सेम लकी ब्लू शर्ट फॉर ऑल हिज मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये एक तरह का उसका एक false belief है, अंधविश्वास है कि ये लकी शर्ट है इससे मेरा अच्छा होगा. सीमा is not able to fall asleep easily. You have to identify क्या रीजन है why she is not able to fall asleep. मतलब she is overthinking about something, कोई लाइफ में पर्सनल स्ट्रेस चालू है या ऐसा कुछ है. राकेश throws pillows and pounding fists on the wall during arguments if he finds himself losing ground. तो डिबेट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में मारामारी थोड़ी होता है. राइट बैलेंस्ड पर्सन वो होगा जो किसी और के ओपिनियन को भी वो सुन पाए, फ्लेक्सिबल हो. रीना always experiences fear but is not able to specify what is so scary.
तो कुछ अननोन चीज का फियर जनरेट हो रहा है। तो ये सब बातें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आने वाली है। So most of us will find it difficult to decide whether any of the above can be considered as a normal or abnormal. तो कुछ चीजों को हम लोग एबनॉर्मल उसमें से नहीं बोल सकते। किसी को कोई शर्ट लकी लगता है, किसी को कोई पेन लकी लगता है, किसी को लगता है ये दिन लकी है, तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये सिर्फ उसका मिसबिलीफ है। सो हम लोग काफी बार हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये चीज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। सो यही चीज हम लोगों को समझना है कि कैसे हम लोग साइकोलॉजी में डिसऑर्डर्स को अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? तो नेचर में हम लोगों को मेनली स्टडी करना है एक मेंटल हेल्थ का मॉडल। वी ऑब्जर्व दैट distinguishing normal behavior from abnormal is not very easy. This is because illness and absence of illness are not two different categories as we think. इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी होना या बीमारी ना होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। काफी बार ये कंटिन्यूअस मॉडल है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। सो उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स में हम लोग इस एंड पे है तो शायद हम लोग अच्छी तरह से अपने लाइफ को मैनेज कर पा रहे, और सीरीज के ऑपोजिट एंड पे जाते जाएंगे तो शायद अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहे, वो इलनेस हम पे हावी हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल बाय कीज इन 2002, सो मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम का मॉडल जो है, कंटिन्यूम मतलब एक के बाद छोटे छोटे सीरीज ऑफ इवेंट्स, और अगर ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हम लोग अगर बात करें तो ये सीरीज ऑफ इवेंट, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें पहला और दूसरे में बहुत माइनर फर्क है, या फिर वो फर्क पता भी ना कर सके। वैसे ही सेम सेकंड एंड थर्ड में बहुत ही माइनर फर्क रहेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ में बहुत माइनर फर्क होगा, बट ऐसे ऐसे अगर छोटे छोटे फर्क अगर बढ़ते जाए तो 1 और 7 के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा। सो कंटिन्यूम में एकदम अगर एक्सट्रीम पे चले जाए तो डेफिनेटली वाइड रेंज ऑफ चेंजेस हम लोगों को मेंटल हेल्थ मॉडल पे ऑब्जर्व करने मिलेंगे। सो मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल, as per that, there are two opposite poles of the same continuum sequence in which two adjacent points are not clearly different from each other. Adjacent points 1 and 2 बहुत clearly different नहीं दिखेंगे, but opposite poles on the same continuum sequence वो बहुत ही फर्क या बदलाव लेके आएंगे। An individual can be on any point at one particular time and we keep shifting our position on it as our situations improve or deteriorate. इसीलिए इलनेस या एब्सेंस ऑफ इलनेस ये दोनों कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं, ये एक ही कंटिन्यूम पे है। क्योंकि अगर आज मुझे कोई गुड न्यूज मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं एक एंड पे रहूंगा, बट अगले दिन अगर मुझे कोई बैड न्यूज मिलता है या फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी न्यूज, जैसे अचानक ही एक दिन पूरे वर्ल्ड ने एक न्यूज सुना, पैंडेमिक, लॉकडाउन अनाउंस हो गया, ये अनाउंस हो गया, तो अचानक की सिचुएशन ये हो गया, फिर जैसे लॉकडाउन से रिलैक्स हुए अच्छा फील करने लगे। सो एक कंटिन्यूम मॉडल में हम लोग कॉन्स्टेंटली वेरी करते रहेंगे। सो फॉर कन्वीनियंस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस मार्क ऑन दिस कंटिन्यूम 4 स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस है, बट 4 में भी बहुत सारे माइनर माइनर सब स्टेजेस होंगे। सो ये 4 स्टेजेस का मॉडल आप लोगों को बनाना है, जिसमें इस कंटिन्यूम मॉडल में 4 स्टेजेस में व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट, you have to represent these stages, that is stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. stage 1 is extremely healthy, मतलब पर्सन काफी हैप्पी है, चीयरफुल है, और मेंटल उसका हेल्थ एकदम बेस्ट है, बढ़िया सब चंगा है। स्टेज 2 मॉडरेटली हेल्दी, थोड़े बहुत उसके लाइफ में स्ट्रेस है, बट वो अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, उन स्ट्रेस को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। अगर और धीरे धीरे एक्सट्रीम की तरफ जाए, स्टेज 3 मॉडरेटली अनहेल्दी, यहाँ पे उस पे जो स्ट्रेस है उस पे उसका इम्पैक्ट उस पर्सन पे बहुत ज्यादा होने लगा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टेज से वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, वो रिवर्स कर पाएगा, स्टेज 3 से वापस से स्टेज 2 में आ सकता है, बट वापस से ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया स्टेज 2 से स्टेज 3 में भी चले जाए। और स्टेज 4 एक्सट्रीमली अनहेल्दी, मतलब यहाँ पे उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने का सबसे ज्यादा चांस है, उसको प्रोफेशनल हेल्प का जरूरत पड़ेगा, दैट इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। अगर बेसिक चीज बता दूं तो एक्सट्रीमली अनहेल्दी तभी बोला जाएगा जब भी पेशेंट को एक पर्टिकुलर चीज जो लाइफ में चाहिए वो नहीं मिल रही है, और वो है होप। जब इंसान हर तरह से अपनी होप छोड़ देता है तब वो एक्सट्रीमली अनहेल्दी लेवल पे चले जाता है एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसिडर्ड। और जब पर्सन होपफुल होता है तब वो एक्सट्रीमली हेल्दी होगा। तो यहाँ पे वो होपलेसनेस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में भी कहीं ना कहीं उसमें होप है, और स्टेज 1 तो एक्सट्रीमली हेल्दी है। तो इन स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है, इसको याद रखना है। आपको क्वेश्चन आएगा मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल, तो एक स्टेप पे मेंटल हेल्थ है और एक स्टेप पे वहां पे पुअर मेंटल हेल्थ आएगा या मेंटल इलनेस आएगा।
So stage 1, these individuals are positive and are functioning well. They show stable mood. They are calm, peaceful, satisfied with life. They feel motivated, energetic. They are physically as well as psychologically healthy. काफी बार ऐसा होता है कि physical fitness नहीं होता है ना? किसी को constant migraine attacks आ रहे हैं या फिर उसका कोई बॉडी का पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, किसी को डायबिटीज है, कोई ब्लाइंड पर्सन है, कोई म्यूट है, कोई डेफ है, तो फिजिकल फिटनेस ना होना उसकी वजह से भी काफी बार पर्सन का मूड अनस्टेबल हो जाता है. You might have experienced during times when there is nothing to worry and you are overall contented. They are satisfied with their life. काफी बार ऐसा होता है ना कि सैटरडे आता है और फिर सैटरडे को हम लोग बता रहे हैं अभी संडे आने वाला है, तो हम लोग बहुत ही अच्छा फील करते हैं. देयर इज नो जस्ट रीजन संडे हॉलीडे, बट काफी बार संडे इवनिंग आने लगता है एंड देन वी स्टार्ट टू थिंक अरे यार कल से मंडे काम पे लगना है. सो दैट शोज कि हम लोग का बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहा है मूड का. मंडे हम लोग को एक्साइटमेंट में लेना है कि यस आई एम गोइंग टू गो टू वर्क, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी ग्रेट लाइफ. मैं जो भी एक्टिविटीज करूंगा अच्छे से करूंगा. तो स्टेज 1 में वो इंसान रहेगा जो एक्साइटेड रहेगा, स्टेबल रहेगा, काम होगा, पीसफुल होगा. Stage 2, which is moderately healthy. These individuals are neutral but reactive. They do feel nervous and worried at times and get affected by stressors of life. काफी बार जो stressors आते हैं और लाइफ में stressors तो रहेंगे ही, and then they get affected. जैसे मैं बहुत टाइम से ये चैप्टर 6 का वीडियो 6 के आगे की वीडियोस बनाने को टाइम नहीं मिल रहा था. एंड लेटर ऑन जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स नियर आने लगा, स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट बढ़ने लगे एंड आई स्टार्टेड टू फील यार टाइम निकालना है कैसे ना कैसे. बट I could react in that particular situation in a very normal way. तो मैं stage 1 और stage 2 के बीच में कहीं पे हूँ फिलहाल. Sometimes they may doubt themselves, which will cause anxiety. Anxiety disorders इस chapter में पढ़ने वाले काफी लोगों को anxiety होते, they become anxious, and this can affect their performance. But मैं अपने performance को affect नहीं होने दे रहा हूँ क्योंकि मैं stage 2 से stage 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ. So this is what you have to learn. Psychology ये जब awareness create करते हैं stages का, तुम लोग को पता है stage 2 में नहीं रहना है. You have to go towards stage 1. They may feel tired soon and may lack energy as well. And you might have experienced this. जब हम लोग बहुत long time के लिए study करते हैं, ये करते ऐसा होता है. While facing the examination or at the time of interview, हम लोग nervous हो जाते हैं. Examination में, viva में, तो ये सब जगह पे हम लोग stage 2 पे चले जाते हैं. But in this stage, if the individual becomes more realistic and accepts their limitations or constraints placed by the environment, they can manage to reduce the stress. ये stress यूस्ट्रेस रहे या डिस्ट्रेस रहे, ये हमारे ऊपर है कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं. अगर हम लोग रियलिस्टिक रहे, अगर पूरे साल मेहनत नहीं किया और अचानक लास्ट मिनट पे एक्सपेक्ट करो कि छोटा मोटा हम लोग ने एफर्ट्स डाल दिया और उससे हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट, नहीं. जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालता है उन्हीं को अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. सो कम एफर्ट्स डाल पाए हो, लास्ट के टाइम पे मैनेज कर पाए हो, तो हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. काफी बार ऐसा भी होता है कि पूरे साल अच्छे से मेहनत किया बट लास्ट मंथ में रिवीजन करने नहीं हो रहा है, हम लोग सिक हो जाते हैं, तो ये सब चीज भी इम्पैक्ट करता है. सो बी रियलिस्टिक. सिंस आई वाज सिक, दैट इज व्हाई माय परफॉर्मेंस गॉट अफेक्टेड. सो यू नीड नॉट ब्लेम योरसेल्फ कि क्यों मैं सिक हो गया, क्यों ऐसा हो गया. तो ये सब चीजें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं. एट द सेम टाइम following a healthy diet and a healthy lifestyle with adequate rest and by engaging in more social activities, it is possible to push themselves back more towards positive healthy functioning. एक्सट्रीमली हेल्दी की तरफ जा सकते हैं. सोशल एक्टिविटीज करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है कि एफबी पे, इंस्टा पे और ये सब पे एक्टिव हो. ये एक्टिविटीज सोशलाइज करने के लिए, फ्रेंड से मिलना हो, रिलेटिव्स के साथ कहीं पे घूमने फिरने जाना हो, फैमिली टाइम स्पेंड करना हो, तो ये सब सोशल एक्टिविटीज करना है जिससे हम लोग अच्छा फील करें. स्टेज 3, which is moderately unhealthy. When the individuals are at the point of stage 3, they show signs of psychological damage. Signs दिखना शुरू हो गए हैं. They are moderately ill. Mental health से mental illness की तरफ जा रहे हैं. They may experience negative feelings like sadness, fear, inadequacy, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी. काफी बार हम लोग देखते हैं ना कि एग्जाम टाइम पे हम लोग बहुत इरिटेटिंग बिहेव करते हैं, हम लोग किसी में भी गुस्सा निकाल लेते हैं. दैट मींस यू आर गोइंग टुवर्ड्स द मॉडरेटली अनहेल्दी साइड. दे मे लैक मोटिवेशन टू टेक अप न्यू चैलेंजेस. समटाइम्स दे फील ओवरऑल एपैथी. एपैथी मतलब कुछ फील ही ना कर पाना, कि दूसरा इंसान पे हम लोग जो गुस्सा निकाल रहे हैं या जैसा हम लोग इरिटेशन निकाल रहे हैं, तो उस पर्सन पे क्या बीत रही होगी, वेदर दे डिजर्व इट और नॉट. अननेसेसरी हम लोग हमारा आउटबर्स्ट करे और हम लोग वो चीज को समझ ही ना पाए. That is overall apathy and feel tired even while completing their daily routine or work. Their relationships may get strained and they may even turn towards drug abuse or alcohol. तो ऐसा abusive behavior भी शुरू हो जाएगा
तो ये सब स्टेज 3 मॉडरेटली अनहेल्दी की तरफ है। दो दे शो क्लियर साइंस ऑफ मेंटल इलनेस, they may still be productive, काम काज करते रहेंगे, functioning properly, but may find difficult to do it. But this point is also not irreversible. Stage 3 से भी stage 2 में जाया जा सकता है by certain techniques, जो आगे वाले chapters में आएगा कि how you can maintain your mental health by consciously trying to find the realistic root cause of the stress, and with the help of emotional support, such individuals can fight with the moderate illness they are facing. They can get emotional support either from family and friends, or at times they may need professional help as well. As a psychologist, I would advise that definitely psychological support lena chahiye. You can speak to any of the counselors, you can mail me as well, and I would be happy to help you. My email ID is drdipensha9@gmail.com. Definitely आप लोग कभी भी अपने कोई stressful events को face कर रहे हैं, you can definitely communicate with me. Communication helps to release our verbal shit. ये वर्बल शिट है ना, माइंड में चलते ही रहता है, चलते रहता है, और उसका कहीं ना कहीं हम लोग को वो फ्लश आउट करना है माइंड में से. तो समटाइम्स टू जस्ट स्पीक आउट, इट रिमूव्स ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर माइंड. वो माइंड शैटर बोलते हैं वैसा. इन स्टेज 4 इंडिविजुअल शोज क्लियर साइंस, वहां पे इनिशियल साइंस थे, यहाँ पे क्लियर साइंस ऑफ मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. दे शो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस का मीनिंग मैंने क्या बोला था? साइकोलॉजिकल पेन. एंड इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट क्या बोला? डेली एक्टिविटीज को ना कर पाना, अपने ड्यूटीज को ना निभा पाना इन ऑल द 3 एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल. मतलब टोटली मेस में है पर्सन. मेंटल, इमोशनल, सोशल, हर फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट है. दे डेफिनेटली नीड प्रोफेशनल केयर एंड ट्रीटमेंट. दे नीड टू विजिट अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो उनको हेल्प कर सके रूट कॉज फाइंड करने के लिए और लाइफ में टर्न अराउंड लाने के लिए. नाउ किसी भी डिसऑर्डर को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं है, वो कैसे क्लासिफाई किया जाए? सो इंडिविजुअल कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर डिपेंडिंग ऑन हिज और हर लाइफ सिचुएशंस. In such situations, how do we decide whether a particular person is suffering from psychological disorder or not? तो ये पहचानने के लिए there are certain criterias जो mental health professionals currently use करते हैं for diagnostic procedure कि psychological disorder है या नहीं है. ये बहुत ही important question है for your board exams कि psychological disorders के criterias क्या है. और ये criterias जो है ये दिए गए हैं DSM and ICD. DSM is Diagnostic of Statistical Manual for Mental Disorders and ICD is International Classification of Diseases. ये आगे इसका explanation दिया है. And ये manuals में ही psychological disorders के criteria दिए गए हैं. According to the present DSM-5 जो 5th version आया है, there are 5 criteria for psychological disorders. इसमें से 3 criteria ये बताते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो person को psychological disorder है, और 2 criteria ऐसे हैं जो बताता है कि ये रहेगा, इसका मतलब ये है कि psychological disorder नहीं है person. ये बहुत ही नेचुरल है, ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है. और 3 ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये कंफर्म करता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. तो 5 क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स. जैसे हम लोग पढ़ते एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एड्स पेशेंट को होते हैं. वैसे ही यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो 1-2 सिम्टम्स हम लोग नहीं बोलेंगे यार इसको साइकोलॉजिकल इलनेस है. क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होना चाहिए. So when we have some physical symptoms or complaints, we know that we are ill. अगर हम लोग को फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो फिजिकल सिम्टम्स आए तो पता चलता है हाँ ये वायरल फीवर है, कॉमन कोल्ड है, और भी कुछ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे टाइफाइड है, मलेरिया है. In the same way, psychological disorders, there should be certain patterns of important behavioral or psychological syndrome that occurs in an individual. There are certain symptoms that occur together in a particular disorder. And this cluster of symptoms together is called as a syndrome. और वो syndrome clinically significant होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, obvious होना चाहिए, और वो significant मतलब person के life को affect कर रहा हो, then definitely it's a significant syndrome. Psychologists rely on these syndromes to diagnose the disorders. We'll study about these syndromes in the section जो हम लोग anxiety disorders पढ़ेंगे, stress disorders पढ़ेंगे, तो उसमें ये symptoms के बारे में आएंगे. तो group of symptoms है, मतलब डेफिनेटली एक सिंड्रोम बन रहा है. अगर सिंड्रोम है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. देन डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट, दोनों ही मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस से आ गया. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड और इम्पेयरमेंट. तो ये दूसरा क्राइटेरिया. एक तो हो गया कि पर्सन को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिंड्रोम है, दूसरा डिस्ट्रेस है, इम्पेयरमेंट है. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल पेन.
उसका साइकी, उसका माइंड पेन एक्सपीरियंस कर रहा है. इट मे अराइज ड्यू टू नेगेटिव फीलिंग्स लाइक सैडनेस, फियर, इनएडिक्वेसी, उसको लगता है उसके अंदर कुछ कमी है, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी. इट मे आल्सो बी ड्यू टू स्ट्रेस. Impairment is inability or difficulty to perform appropriate duties and roles in personal, social and work related situations. तो जो daily activities वो ना कर पाना, distress होना, impairment होना, मतलब psychological disorder हो सकता है. Dysfunction. If the symptoms lead to an underlying psychological, biological or developmental dysfunction, then it leads to a diagnosis of mental disorder. तो अगर कोई सिम्टम से हम लोग को ऐसा पता चल रहा है कि पर्सन को साइकोलॉजिकल कोई डिसफंक्शन है, या फिर बायोलॉजिकल मतलब बॉडीली फंक्शन में, या डेवलपमेंट, उस ऑर्गन का डेवलपमेंट डिसफंक्शन है, बराबर से नहीं हुआ है, तो मेंटल डिसऑर्डर होने का डेफिनेट चांस है. जैसे कि इनएबिलिटी टू रिमेंबर, तो जहां पे कुछ लोगों का मेमोरी लॉस हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे न्यूरोनल डिसफंक्शन है, बायोलॉजिकल डिसफंक्शन है या डेवलपमेंटल डिसफंक्शन है, ब्रेन का वो पार्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया. Inability to learn. There are certain children who have learning disabilities, जिसको dyslexia वगैरह बोलते हैं, but उसमें बहुत सारे varieties है. किसी को speech disorder होता है, किसी को mathematical skills मतलब dyscalculia होता है, किसी को इसको dysgraphia लिखने में परेशानी होती है. तो ये सब disorders dysfunctions को represent करें. Inability to concentrate, constantly उसका attention कहीं ना कहीं shift हो रहा है, ADHD बोलते हैं इसको, attention deficit. तो ये सब चीजें dysfunction psychological disorder की तरफ point out कर रहा है. सो ये तीन अगर क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. फोर्थ क्राइटेरिया क्या बोलता है? इफ एनी रिस्पॉन्स इज गिवन टू स्ट्रेसर्स और लॉसेस, इफ एनी रिस्पॉन्स इज गिवन टू लॉसेस और गिवन टू स्ट्रेसर्स आर एक्सेप्टेड एज अ रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस आ गया अचानक और उससे कोई पर्सन रिएक्ट कर रहा है, एंगर दिखा रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से अगर कर रहा है तो इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन. अगर लाइफ में किसी का, उसके उसके लाइफ में फैमिली में किसी का डेथ हो गया है, उसके लव्ड वन का डेथ हो गया और वो सैडनेस फील कर रहा है, इट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. बट अगर वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है और वो उसी में काफी लंबे टाइम तक रह रहा है, उसी मूड में, then it may lead to psychological disorder. So it should not be a response that is normally given to common challenges of life, common stressors and losses like sadness experienced at the death of a loved one. It is not a sign of mental disorder. But अगर वो कुछ दिनों के बाद भी अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ. वो ग्रीफ अगर रह जाता है तो उसके बाद वो इश्यूज शुरू होते हैं जहां पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है. It should not be a culturally sanctioned response to a particular event. So culturally sanctioned response वो नहीं होना चाहिए. Example, trance state in certain religious rituals should not be considered as a sign of mental disorder. तो कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये माता जी आए या ऐसा कुछ जो हम लोग सोचते हैं, तो एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ है, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं ले सकते. सो कल्चर को हम लोग को एज अ साइकोलॉजिस्ट काफी रिस्पेक्ट देना है. उनके किसी पर्सन के बिलीफ्स को हम लोग को हर्ट नहीं करना, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो नॉर्मल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स हो एंड वो कल्चरली सैंक्शनड हो, तो फिर हम लोग उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं मानेंगे. Then any behavior which is just deviant or conflicting with the society but not producing dysfunction or distress or disability, then it does not become a sign of mental disorder. अगर कोई deviant behavior है, डिविएंट बिहेवियर है मतलब वो ऐसा चाहता है कि मैं मंदिर में शॉर्ट पैंट्स पहन के ही जाऊंगा, इट इज अगेंस्ट कुछ सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, या फिर कोई सिग्नल तोड़ देता है, इट्स अ डिविएंट बिहेवियर, बट दैट डज नॉट मीन कि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना. हाँ, एक्सट्रीम डिविएंस जब होता है, जब भी मर्डर वगैरह होता है और उसमें वो मर्डर को कोई पर्सन एंजॉय करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोपैथ, तो सोशियोपैथ या साइकोपैथ जो होते हैं, देन इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. अदरवाइज जस्ट अ डिविएंट बिहेवियर व्हिच इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद सोसाइटी डज नॉट मीन कि वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. बिहेवियर शुड नॉट सोनली बी अ रिजल्ट ऑफ सोशल और कल्चरल डिविएंस और कॉन्फ्लिक्ट्स विद सोसाइटी और कॉन्फ्लिक्ट्स विद पॉलिटिकल सिस्टम. किसी पॉलिटिकल सिस्टम जो अपना अनाउंसमेंट करते, कुछ लोगों को नहीं पसंद आते, कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, तो दैट डज नॉट मीन कोई अगेंस्ट जा रहा है तो psychological disorder. For example, in certain societies and cultures, homosexuality is considered as an abnormal behavior, but
according to DSM-5, it is not considered as a sign of disorder. ये कोई psychological disorder नहीं है, कोई abnormal behavior नहीं है, ये किसी का particular person का sex orientation है, इसको हम लोग sex orientation बोलते हैं. In short, psychological disorder or mental illness is a condition or clinical syndrome which involves changes in thinking, emotions and behavior. जो मेरा स्पेशलिटी है CBT, cognitive behavior therapy, इसमें यही आते हैं. थॉट्स की वजह से आते हैं फीलिंग्स की वजह से आते हैं बिहेवियर. कोई भी आंसर में अगर आपको चीजों को मेंशन करना है तो इस CBT के बारे में मेंशन कर दिया करो. CBT मतलब थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर. इमोशंस मतलब फीलिंग्स. ये कांस्टेंट ये साइकिल चलते रहेगा और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सच दैट इट लीड्स टू डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड और इम्पेयरमेंट. सो before we study about various psychological disorders, some important aspects of mental health, that is mental wellness. इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल था. मेंटल हेल्थ पे इस साइड पे आएंगे तो एक्सट्रीमली हेल्दी, इस साइड पे आएंगे तो एक्सट्रीमली अनहेल्दी, मतलब इलनेस की तरफ है. और ये कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ नहीं, मेंटल वेलनेस. तो हेल्थ अलग चीज था, वेलनेस एक अलग चीज है एज फार एज साइकोलॉजिस्ट कंसीडर. तो इसमें कुछ केस दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केस हिस्ट्री एज सच. करण, an 18-year-old student, got admission in one of the reputed engineering colleges. After a few weeks, he starts finding engineering uninteresting and difficult. He feels doing engineering is useless and a waste of time. He keeps himself out of the classes, spends most of his time wandering around in the campus. He feels his life is a waste. इसका मतलब ultimately करण का क्या हो रहा है, कोई गोल ही नहीं है. इंजीनियरिंग में मिल गया पर उसको उसकी वैल्यू नहीं है. करण का एक पर्टिकुलर अप्रोच है towards his studies. तो इसको क्या लगता है ये हम लोग को बाद में एक्सप्लेन करें. देन करण के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बाद प्रेमिला का स्टोरी दिया है. प्रेमिला अगेन एन 18-year-old child whose father died recently. She is the eldest in the family. She and her mother are extremely worried about the financial crisis that they are soon going to face. So she took up a job during daytime and joined a night college. She feels extremely tired and tensed most of the time. She is hopeful that she will soon be able to change the situation. She dreams that one day she will establish an organization that will help all the needy students in the matters of financing their higher studies. दो एक्सट्रीम केस देखो. करण को कुछ चीज मिली, उसको उसकी वैल्यू नहीं है, बाहर घूम रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं. ऐसा भी नहीं कि वो अपना अल्टरनेट पर्पस ढूंढने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है. प्रेमिला, फाइनेंशियल क्राइसिस, एल्डेस्ट इन द फैमिली, वो और सिर्फ मदर है, फादर की डेथ हो गई है, तो जॉब भी कर रही है बट साथ साथ में उसने अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू की. टायर्ड तो होगी ही ऑब्वियसली, इतना अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ऑन एन 18-year-old चाइल्ड, बट शी इज होपफुल. और सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने सिचुएशन को चेंज करना, शी वांट्स टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन, शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. सो डेफिनेटली प्रेमिला इज एट अ बेटर psychological state as compared to Karan. Then now study two more examples and both are stories of psychologically ill individuals. यहाँ पे करण and प्रेमिला में किसी को psychological illness नहीं है. Stress प्रेमिला के लाइफ में है but she is hopeful. Activity 3. संतोष is a drug addict. ड्रग एडिक्शन यही सबसे बड़ा इश्यू आ गया. स्टेज 3 में आ गए इन द मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम. मॉडरेटली अनहेल्दी हो गया. He has realized that his habit of taking drugs has caused him a lot of damage physically, psychologically, socially, as well as financially. Now he is determined to put an end to his habit. He failed in many of his attempts, but is convinced with the continuous treatment, he will be able to lead a normal, healthy life again and be able to fulfill the needs of the family. So he is still hopeful. Stage 3 में ही है, stage 4 में नहीं गया क्योंकि उसमें अभी भी होप बाकी है. तो संतोष in spite of being a drug addict, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स भी हो गए बट इज स्टिल होपफुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा. ललिता's पेरेंट्स आर ऑलवेज फाइटिंग एंड आगे केस हिस्ट्री में दिया है हर फादर इज एन अल्कोहलिक एंड बीट्स एवरीवन इन द फैमिली, मतलब अब्यूजिव फादर है. शी इज एक्सट्रीमली सैड एंड इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हर स्टडीज. कंसंट्रेशन कंप्लीटली लॉस हो गया है. शी हैज स्टॉप्ड इंटरैक्टिंग विद एनीवन इंक्लूडिंग हर फ्रेंड्स. सोशलाइजिंग स्टॉप कर लिया, आइसोलेशन में आ गई है. She feels very lonely and feels that her life is of no use to anyone. खुद को ही नहीं किसी और के लिए भी उसको लगता है कि सोसाइटी में भी मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है. She feels her future is dark and gloomy. लग रहा नहीं है कि ललिता is having any kind of hope. When asked about what she wants to do in future, she says that she has no goals in life. She feels very tired
and says she is fed up with life. तो करण और ललिता का स्टोरी समवट सिमिलर है, बट करण ये सब ऐसा नहीं कर रहा है कि उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है या अपने आप को वो डिग्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ पे ललिता अपने आप को डिग्रेड कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि सोसाइटी में उसको कोई वैल्यू नहीं है, वो टायर्ड हो जाती है, फेड अप विद लाइफ। तो जो ललिता का केस है वो काफी एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। In the first two examples, you can see that in spite of having many difficulties, Premila appears to be functioning better as compared to Karan, who is well placed and has fewer problems. Similarly, in the later two examples, though both of them are suffering from psychological disorders, ये drug addict है और एक को तो totally hopeless हो गई, we find Santosh to be doing better than Lalita. This is because mental health or mental wellness does not necessarily mean absence of illness. So mental wellness होता क्या है? Mental health and mental wellness दोनों अलग अलग चीजें हैं। mental wellness का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो mental wellness as per WHO, mental wellness is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope up with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to his or her society. Mental wellness के definition में आपको याद रखना है ACPC। एक तो पर्सन को अपने एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज एबिलिटीज, देन कोप अप विद द स्ट्रेस, स्ट्रेस आते हैं बट कोप अप करना है, वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड मेक कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और ये सब फैक्टर्स हम लोग को देखने मिले इन प्रेमिला। फादर की डेथ हो गई तो भी उसको अपने एबिलिटीज पे भरोसा था, उसने जॉब किया, नाइट स्टडी भी कर रही है, कोप अप भी कर रही है स्ट्रेस के साथ, टायर्ड फील हो रही है बट मैनेज कर रही है, प्रोडक्टिवली वर्क कर रही है एंड कंट्रीब्यूट भी करना चाहती है, वो होपफुल है। जबकि ललिता के केस में देखे तो उसको कंट्रीब्यूट करने का कोई ऐसा लग ही नहीं रहा, वर्क भी नहीं करे, प्रोडक्टिवली नहीं है, शी हैज स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स। तो यस, एक केस में एक्सट्रीमली हेल्दी है, एक्सट्रीमली हेल्दी नहीं, मॉडरेटली हेल्दी है, और एक एक्सट्रीमली अनहेल्दी है। So in example 2 we can see that in spite of all the difficulties, Pramila does not succumb to unfavorable life circumstances. She is able to work hard and is striving to get out of the stressful situations. She is able to face difficult situations boldly, though she is experiencing psychological pain of the stress. और फादर का डेथ रिसेंटली हुआ तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो होगा ही होगा, बट स्टिल शी इज मैनेजिंग थिंग्स वेल. She is able to make use of all her abilities and is able to see herself as a contributing member of the society by having a dream of helping the needy students in the future. In example 3, though Santosh is having psychological disorder, he is a drug addict, he is struggling through his illness, he is trying his best to develop himself as a normal person, again, who will contribute fruitfully, productively to the wellness of his family. In contrast to this, in example 1, we find that Karan, in spite of having successfully gained admission in a reputed engineering college, is considering himself as well as his achievement as useless, is not making the best of his abilities and sees no goals for his life. इसका करण का मेंटल हेल्थ तो ठीक है, मॉडरेटली हेल्दी है, बट मेंटल वेलनेस के स्केल पे थोड़ा नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने एबिलिटीज पे भरोसा भी नहीं है और वो यूज भी नहीं कर रहा और कोई गोल्स भी नहीं है, तो मेंटल वेलनेस के स्केल पे वो नीचे चला गया। सिमिलरली in example 4 we find Lalita succumb to adverse life situations and find herself lonely. तो obviously mental health भी extremely unhealthy की तरफ जा रहा है and she finds her life aimless without goals, कोई contribution करना ही नहीं है, sees no future, कोई hope ही नहीं है, तो mental wellness पे भी वो नीचे जा रही है। She has no energy and is not making good use of her abilities. तो ये सबसे नीचे के लेवल पे ललिता का फिलहाल psychological state है। On the basis of this, we can identify few important aspects of mental wellness. Mental wellness के definition मैंने क्या बोला? ACPC. एक तो abilities पे भरोसा होना, दूसरा cope up करना stress को, work करना productively and contribute करना to the society. तो mental wellness के क्या aspects है? एक तो emotional aspect है, sense of well-being होना, feeling overall happiness and overall happiness के साथ साथ contentment, satisfaction है, तो emotional aspect आ गया। Psychological aspect, sense of being worthy, high self esteem मतलब खुद का रिस्पेक्ट, दूसरों की नजरों में वो क्या देखते हैं,
वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टेंडेंसी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर स्टैंडर्ड्स में आप लोग पढ़ोगे साइकोलॉजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर इंसान अपने एबिलिटीज को फुल्ली अचीव करना चाहिए और उसका ये मोटिवेशन भी रहता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज करना अपने आप को। ऑल्सो एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस, ability to influence the environment, to satisfy one's needs, and a tendency to contribute towards society or community. ये सब psychological aspect है. Life philosophy, having a purpose in life, goal in life, direction in life. तो ये सब mental well-being का बात हो गया. Mental health में क्या था? Person का mood कैसा रहता है? Mental health की तरफ है, mental illness की तरफ है. और mental wellness क्या हो गया? जहाँ पे ACPC की हम लोग ने बात. In short, mental wellness is a state of successful performance of psychological functions, resulting in productive activities, fulfilling relationship with people, ability to cope up with stress, and ability to change and adapt. Adaptation is the best intelligence that humans have. किसी भी situation में अपने आप को adapt कर पाना, कैसा भी stressful हो. So similar to mental illness continuum, actually हम लोगों ने mental health continuum पढ़ा, उसका एक extreme right side पे mental illness आता है. Mental wellness is also on a continuum. On one end, we find people with good mental wellness, and other end of the continuum, we find people with poor mental wellness. So wellness continuum can be better understood using the following diagram, which is based on illness and wellness. Mental health का opposite क्या हो गया? Mental illness. और wellness का जो भी नया concept पढ़ा, illness wellness का continuum model जो दिया है, that is by John Travis in 1972. वो दिया था कीज ने 2002 में, मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस का और मेंटल वेलनेस का जॉन ट्रेविस ने दिया है. तो ये एक क्वाड्रेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट पे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को रिप्रेजेंट किया. तो द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम मॉडल. उसमें लेफ्ट साइड पे रहेंगे तो मेंटल हेल्थ बेस्ट है, राइट साइड पे आए तो मेंटल हेल्थ वर्स्ट है, मतलब मेंटल इलनेस है. सेम वे जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेंटल वेलनेस. तो ऊपर की तरफ हो तो बढ़िया, गुड मेंटल वेलनेस, मेंटल वेलनेस अच्छा है, मेंटल वेलनेस अच्छा है मतलब पर्सन बहुत खुश है, वेलकम टू दिपेनिज्म. और अगर नीचे की तरफ है तो पुअर मेंटल वेलनेस है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, एबिलिटी से भरोसा, वो सब नीचे की तरफ है. तो यहाँ पे पुअर है, पुअर मेंटल वेलनेस. यहाँ पे स्टेट बोर्ड के डायग्राम में एक मिस्टेक है. देखो स्टेज 1 जो मेंटल हेल्थ में था, एक्सट्रीमली हेल्दी, मॉडरेटली हेल्दी, मॉडरेटली यहाँ पे आना चाहिए अनहेल्दी. फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे करेक्शन कर लेना. एंड स्टेज 4 पे एक्सट्रीमली अनहेल्दी. So this is a sign of a very sharp, observable person like me. So आप लोगों को भी ऑब्जर्व करके ये चीज को करेक्ट करनी है. So उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. The horizontal line A denotes health and illness continuum, while vertical line denotes wellness continuum. So we get 4 quadrants. Quadrant 1 सबसे best है. The individuals in quadrant 1 has no mental illness. He experiences happiness, feels confident to face difficulties. This is the ideal state of functioning. और जो example था, संतोष का था, करण का था, प्रेमिला का था, ललिता का था, कोई भी क्वाड्रेंट 1 में नहीं है. कोई भी इतना एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई परेशानी या दिक्कतें हैं. बट क्वाड्रेंट 1 में बेस्ट रहेगा रहना. क्वाड्रेंट 2, द इंडिविजुअल हैज नो मेंटल इलनेस. क्योंकि क्वाड्रेंट 2 में क्या हो गया, क्वाड्रेंट 2 में ये 1 2 3 4, क्वाड्रेंट 2 में जहां पे है मतलब एटलीस्ट लेफ्ट साइड पे तो मेंटल हेल्थ के हिसाब से वो अच्छे मेंटल हेल्थ में है, बट वो नीचे की तरफ आ गया तो मेंटल वेलनेस पुअर है. इंडिविजुअल हैज नो मेंटल इलनेस, इलनेस नहीं है, बट he experiences subjective feeling of grief or unhappiness, sadness and sees no goals in life. क्योंकि नीचे की तरफ आ गया ना, तो उसको पर्पस नहीं मिल रहा है. तो मेंटल वेलनेस के हिसाब से वो पुअर मेंटल वेलनेस की तरफ है, बट मेंटल हेल्थ के हिसाब से वो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, इलनेस नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बट सैड है. इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 में जो है ऊपर की तरफ है तो मेंटल वेलनेस अच्छा है, बट राइट साइड की तरफ है तो मेंटल इलनेस हो सकता है. सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का डेफिनेट चांसेस है, बट इन स्पाइट ऑफ इलनेस he experiences high sense of subjective well-being. well-being है, wellness है, good self esteem है and is hopeful. अभी भी होप बाकी है, उम्मीद है, तब तक सब है. क्वाड्रेंट 4 में आ गए तो आप लोग नीचे की तरफ भी हो
और राइट साइड की तरफ, मतलब वर्स्ट ऑन द मेंटल इलनेस एंड वर्स्ट ऑन द मेंटल वेलनेस। तो इलनेस भी है और वेलनेस भी पुअर है। सो व्हाइल इन क्वाड्रेंट 4 वी फाइंड द इंडिविजुअल्स हैविंग टू फोल्ड प्रॉब्लम्स। ही हैज मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी शुरू हो गया है, एट द सेम टाइम ही एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रेस एंड सीज नो गोल इन लाइफ, मतलब टोटली होपलेस है। एंड at times personality disintegration is also observed. This is the lowest level of functioning. और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिविटी इन विच क्वाड्रेंट्स ऑफ वेलनेस इलनेस कंटिन्यूम विल यू प्लेस करण, ललिता, प्रेमिला एंड संतोष। अगर देखा जाए तो करण जो है उसके लाइफ में इतने मेजर कोई इश्यूज नहीं है, बट वो क्वाड्रेंट 1 में तो पक्का नहीं आएगा। क्वाड्रेंट 1 में कोई नहीं आएगा, ये सबको कुछ ना कुछ इश्यू है। तो करण जो है, सिंस उसको लाइफ में गोल इतना नहीं दिख रहा है, होपफुल नहीं है, इसके लिए उसको क्वाड्रेंट 2 में डाल रहे। तो करण इज गोइंग टू बी इन क्वाड्रेंट 2, बट कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। जहां तक ललिता की बात है, ललिता इज नॉट इवन होपफुल, आइसोलेट भी कर लिया है एंड वो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस भी एक्सपीरियंस करी बिकॉज ऑफ अब्यूजिव फादर। सो ललिता इज गोइंग टू बी इन क्वाड्रेंट 4, क्योंकि उसका मेंटल इलनेस भी है, काफी सारे एक्सट्रीम एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी एक्सपीरियंस कर रही है, एंड वो होपलेस भी, तो वेलनेस भी उसका काफी नीचे है। तो ललिता इज गोइंग टू बी इन क्वाड्रेंट 4। प्रेमिला वो सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर रही है, शी इज हैविंग सर्टेन इश्यूज, बट फिर भी वो ऑन द बेटर साइड है। इसके लिए प्रेमिला को भी हम लोग क्वाड्रेंट 2 में ही रखेंगे कि उसका कंट्रीब्यूट तो कर रही है, सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग उसको लोअर में क्यों रखें, उसको क्वाड्रेंट 3 में रखेंगे प्रेमिला को, सिंस वो टॉप साइड पे रहेगी एज फार एज वेलनेस इज कंसर्न। वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है बट थोड़ा इलनेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रेस है, टायर्डनेस है, उसने सिम्टम्स दिए थे। संतोष, संतोष तो ड्रग एडिक्ट है बट होपफुल है, तो संतोष भी क्वाड्रेंट 3 में आएगा। तो 2 जन क्वाड्रेंट 3 में है, करण क्वाड्रेंट 2 में है, ललिता क्वाड्रेंट 4 में। तो ये बेसिस पे आप लोग गेस करना पड़ेगा कौन सा क्या बराबर से आएगा। So just like physical health is not the same all the time, when faced with illness, we take treatment and regain our health. Same way, mental health भी एक समान नहीं रहेगा. When we are faced with psychological illness, one can take help of an expert and can regain one's psychological health. तो ये जो क्वाड्रेंट्स में हम लोग घूम रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग बेस्ट क्वाड्रेंट में, नंबर 1 क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ भी बेस्ट, मेंटल वेलनेस भी बेस्ट। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन का, दैट आई एम गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड भूलना मत टू डाउनलोड द ऐप ऑफ दिपेनिज्म फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक यू।